हेलो एवरीवन, भाई साहब देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने एक सीरीज को अपना कंप्लीट शुरू कर रखा है। सीरीज का नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 आज हम डाल रहे हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप सारे चैप्टर्स को एक एक करके वॉच कर लेना आराम से। और अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स बाय करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो सेमेस्टर 6 की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने गिवन है और मैंने बोर्ड पर भी मेंशन कर दिया है। जाके मैसेज करना कि नोट्स के प्राइस क्या है। मिनिमम प्राइस 150 के अराउंड है, वो पे करके आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स को बाय कर सकते हो। सारे चैप्टर इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर नंबर 3 और पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी डाल चुका हूं, जैसे मैंने प्लेलिस्ट में बताया, देख लेना। आज है इमर्जिंग इश्यूज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट 2। यहाँ पर जो चैप्टर में पार्ट 1 में हमने सीखा था उससे थोड़ा सा आगे पढ़ाया हुआ है। वैसे जो कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ाए थे वही सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से पार्ट 2 में इन्वॉल्व करें, डाले हैं, बस थोड़ा सा उनको बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें खास, सिर्फ इसमें 4 हेडिंग्स है जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि मेन बेनिफिट्स क्या हैं, मेन लिमिटेशंस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। तो वो सारे आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट में आपको लिखवा रखे हैं, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और नोट्स में इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 4 पॉइंट्स पहले मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि क्लास एक्शन सूट क्या होता है। और तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे CSR। और चौथा पॉइंट हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि गांधीयन ट्रस्टीशिप क्या होती है। ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। और जो इसके की पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जो की फंक्शंस हैं और जो चैलेंजेस वगैरह मैंने लिखे हैं, तो ये चैलेंजेस वगैरह को एज इट इज आपको इसी तरीके से लिख देना है। वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछे नहीं जाते, तो इसलिए डेफिनेशंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसकी वजह से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, देखो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक मनी को कलेक्ट करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, पैसे कलेक्ट करने वाला जो साहूकार होता है, जैसे पैसे कलेक्ट करता है, इसी तरीके से जैसे बैंक्स होते हैं और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए छोटे छोटे अमाउंट को बहुत छोटे छोटे लोगों से कलेक्ट करते हैं और एक उसका पूल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पूल। पूल यानी कि वो एक ऐसा तालाब होता है जहां पर बहुत सारा पैसा छोटी छोटी रकमों में, छोटी छोटी किस्तों में इकट्ठा होता है, उसको पूल बोला जाता है। यानी कि मान लो अगर आपके इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे हैं। आप अगर बड़े बड़े में इन्वेस्टर जैसे कि अंबानी, अडानी, इन सबसे अगर पैसा लेते हो तो इनको बड़े इन्वेस्टर्स बोला जाता है। इनसे एक बार में पैसा आता है। बट जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पब्लिक में होते हैं ना, तो उनसे आप छोटे छोटे तौर पे पैसा लेते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, और इसका पेंशन फंड्स हो गया। इस तरीके से उनसे आप पैसा धीरे 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 छोटा छोटा करके लेते हो। उस पैसे को इकट्ठा करके कंपनी में लगाया जाता है और कंपनी जब उससे प्रॉफिट बनाती है, उस पैसे को रिटर्न के तौर पर उनको वापस लौटाया जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट वगैरह जो होता है वो भी उसके साथ साथ लौटाया जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी जो मैंने बताया, अब इसको डेफिनेशन में समझते हैं क्या होता है। कह रहा है हु अराइज कलेक्टिव फंड, जो कलेक्टिव फंड्स को एराइज करते हैं, यानी कि ऐसा फंड जो पूल में होता है, यानी कि छोटे छोटे इन्वेस्टर से लिया गया फंड या छोटे छोटे लोगों से लिया गया, कलेक्ट करा गया पैसा या धन अर्जित करा हुआ, उसको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए। पहले उस धन को इकट्ठा किया जाता है, उसको एक बड़ा आकार दिया जाता है, यानी कि बहुत सारा जब धन हो जाता है तब उसको इन्वेस्टर्स कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कह रहा है कलेक्टिव फंड होता है जो कि डिफरेंट पीपल से आया होता है लीगल एंटिटीज के लिए, यानी कि कंपनी की लीगल एंटिटीज के लिए आया होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है ये जो फंड है ये कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आता है। कह रहा है पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, हेज फंड्स हो गया, वेल्थ फंड हो गया, इनके नाम पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इन कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और इन कामों में जो भी लोग हिस्सेदार होंगे तो उनको उनका पैसा साथ के साथ रिटर्न भी होता रहता है, उनको उसकी सर्विस का पैसा मिलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ CG, यानी कि अब हम पढ़ने वाले हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं CG के प्रति, यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति क्या कार्य बनते हैं, दायित्व क्या बनते हैं। तो मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स को ज्यादा
एलोबरेट नहीं करूंगा क्योंकि आपके जो पॉइंट से ज्यादा कोई काम के नहीं है, ये वही पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको इसमें पढ़ाया, बस उन्हीं चीजों को डिफाइन करा हुआ है। तो पॉइंट्स आपको बता दूंगा सिर्फ। कह रहा है पहला, इंप्रूविंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जितने भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है या कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट आता है, इनहेंस करता है बोर्ड ओवरसाइट, प्रॉक्सी वोटिंग कराता है। प्रॉक्सी वोटिंग यानी कि जब शेयर होल्डर्स एजीएम में वोटिंग करते हैं उसको प्रॉक्सी वोटिंग बोला जाता है। फिर कहता है शेयर होल्डर्स के एक्टिविज्म्स जो होते हैं, एक्टिविज्म्स मैंने पिछले पार्ट में बताया था, यानी कि एक्टिविज्म्स वो लोग जो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं, ठीक है, उन लोगों को, वैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे पैसा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है चैलेंजेस, इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट का चैलेंज होता है, मतलब कि काफी बार लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि आपका जो फंड है, जो पैसा है, वो सुरक्षित है या नहीं है। दूसरा है उसके बाद शॉर्ट टेरिज्म्स, कह रहा है कि ये शॉर्ट टेरिज्म्स होता है, यानी कि छोटे तौर पर पैसा लिया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं होती। कह रहा है पैसिव एंगेजमेंट्स होते हैं, हर्ड बिहेवियर होता है, और इसके हर्ड बिहेवियर के बाद ये चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। ये आपका लास्ट पॉइंट है, हर्ड बिहेवियर। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है क्लास एक्शन शूट। क्लास एक्शन शूट क्या होता है? देखो, क्लास एक्शन शूट ना बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने विस्लर बताया था, ठीक है, विसल ब्लोअर बताया था। विसल ब्लोअर को आपने पार्ट 1 में पढ़ा होगा, तो आपको मैंने बताया था कि जो विसल ब्लोअर होता है वो क्या करता है कि कोई भी कंपनी से प्रति अगर रॉन्ग डूइंग हो रही है, यानी कि कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उस पर वो क्या करता है, एक रेड अलर्ट जारी करता है और वहां पर वो बताता है कि कंपनी में ये चीजें गलत हो रही हैं, इसके प्रति उसको आवाज उठानी है। अब इसी तरीके से जो अगला है क्लास एक्शन शूट्स, देखो विसल ब्लोअर क्या करता है, वो समाज की हेल्प करता है, बेसिकली वो जहां भी गलत हो रहा होता है उसको बताता है। क्लास एक्शन शूट भी उसी की तरह है बट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये भी रॉन्ग डूइंग के प्रति आवाज उठाता है, बट किसके प्रति रॉन्ग डूइंग हो रहा है, अगर अपने प्रति, यानी कि सेल्फ, अगर आपके प्रति ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है, यानी कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी जो एम्प्लॉइज है उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और आपको कुछ अलग वे में ट्रीट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को बोला जा रहा है फर्श पे बैठ के काम करो और बाकी सबको चेयर्स पे बैठा रखा है, तो आपके प्रति कुछ अलग व्यवहार है कंपनी का, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा क्लास एक्शन शूट। तब आप अपने साथ हो रहे उस गलत दुर्व्यवहार के लिए आप क्लास एक्शन शूट को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके प्रति होता है, ये होता है सेल्फ के प्रति, अपने खुद के प्रति। अगर आप कोई एक्शन लेते हो रॉन्ग डूइंग के खिलाफ तो इसको सेल्फ एक्शन शूट बोला जाता है। और विसल ब्लोअर, जब कहीं भी किसी के भी प्रति अगर गलत हो रहा हो तब आप अगर कोई एक्शन लेते हो तब वो विसल ब्लोअर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्लास एक्शन शूट क्या होता है और इसको फाइल कौन कौन कर सकता है। अगर मान लो क्लास एक्शन शूट हो रहा है तो इसको कौन कौन फाइल कर सकता है, लॉन्च कर सकता है इस शूट को। तो इसको एक सबऑर्डिनेट भी फाइल कर सकता है, एक एम्प्लॉय भी कर सकता है, एक इन्वेस्टर्स भी कर सकता है, एक फाइनेंशियल बैंक भी कर सकता है। अगर उसके प्रति उसको लग रहा है कि रॉन्ग डूइंग करी जा रही है, मिसबिहेव हो रहा है, किसी भी अनएथिकल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है उसके प्रति, तब वो आगे इसको फाइल कर सकता है। कह रहा है इसके अंदर इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है एड्रेसिंग करना वेरियस सीजी फेलियर्स को, जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर्स होते हैं उनको एड्रेस करना ही इसका काम होता है। कह रहा है रेंजिंग फ्रॉम वायलेशन ऑफ लॉज। अगर मान लो आपको ये लगता है कि जो वायलेशन हो रहा है लॉज का, जो कानून बनाए गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नमेंट से, वो लॉ वायलेट हो रहे हैं, यानी कि वो कानून जो है वो टूट रहे हैं इंसानों के प्रति, इंसान उस पर खरा नहीं उतर रहा है, आपके प्रति वो उस तरीके का कानूनी व्यवहार नहीं दिखा रहे जो एक्चुअल में होना चाहिए, तब आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, सूट कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है मिसमैनेजमेंट होगा, फाइनेंशियल लैक होगा, कोई भी अगर मान लो कोई भी मिसमैनेजमेंट है, काम के प्रति कोई भी ऐसा अनएथिकल बिहेवियर दिखता है या कोई भी फाइनेंशियल लैक दिखता है, पैसों में गड़बड़ी दिखती है, हेरा फेरी दिखती है, तो अब यहाँ पर आप इसको सूट कर सकते हो। कह रहा है लैक ऑफ गुड फ्यूडरी ड्यूटी। कह रहा है फ्यूडरी ड्यूटी मैंने आपको बताया था, जहां एक कंपनी की ईमानदारीता और ऑनेस्टीपन और कंपनी कितनी ज्यादा पोटेंशियल है ये सब चेक किया जाता है, कितनी ज्यादा वेल बीइंग है और ये सब देखा जाता है। अगर इसका भी कोई लैक होता है, आपके प्रति कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, कोई एक बड़ा एम्प्लॉय है, कोई एक अधिकारी है जो मेरे से अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा, वो मेरे प्रति ईमानदार नहीं है, वो मेरे प्रति चीजें छुपाता है, तो आप उस पर सूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लैक ऑफ गुड फिड्यूशरी ड्यूटी आता है। अच्छा, इसके अब रोल क्या है, सीजी के रोल, बेनिफिट और लिमिटेशंस, ये सारी मैंने यहाँ पे लिख दिए। स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेना, आराम से पढ़ लेना इन सारे पॉइंट्स को, ठीक है। और जो भी मैंने बताया है, जब आप इन पॉइंट्स को पढ़ोगे अपनी तरफ से खुद से आप एग्जैक्चुरेट करके आराम से एग्जाम में लिख पाओगे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैनेजमेंट होल्डिंग, देखो रोल क्या होता है, मैनेजमेंट होल्डिंग मैंने बताया ना अभी आपको, मैनेजमेंट करना, ये रहा, मिसमैनेजमेंट होता है,
तब यहाँ पे सूट किया जाता है। और अगर बेनिफिट की बात करें, रोल की बात करें, तो रोल में मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अगर पॉइंट्स को पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। बस मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट होल्डिंग, दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। देखो ये जो वर्ड है ना, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, ये आपको बार बार देखने को मिल सकता है। अभी और भी बार ये ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर वर्ड का जिक्र होगा और भी अगले पॉइंट्स में, ठीक है, और भी अगले टॉपिक्स में। तो ये कॉमन वर्ड है, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं बताना चाहता। कह रहा है कॉर्पोरेट रॉन्ग डूइंग, अभी मैंने बताया रॉन्ग डूइंग के प्रति आप कर सकते हो। कह रहा है ये इनहेंस करता है राइट शेयर होल्डर्स के, यानी कि शेयर होल्डर्स कौन, इंप्लॉइज, जिन्होंने शेयर्स को होल्ड कर रखा है, जो स्वामी होते हैं कंपनी के, उनके प्रति अगर कुछ गलत होता है, रॉन्ग डूइंग होता है, तो वो उसको इनहेंस कर देता है और वो वहां पर एक्शन शूट करता है। बेनिफिट क्या होते हैं, अब इसके बेनिफिट क्या होंगे रॉन्ग डूइंग के, कि आपके साथ जस्टिस होगा। आप अगर कोई माइनॉरिटी हो, आपके साथ जस्टिस मिलेगा, आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी ना। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, जस्टिस होता है, शेयर होल्डर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लंबे टाइम तक इसको इंप्रूवमेंट करा जा सकता है। बेनिफिट हो गए। अच्छा लिमिटेशंस क्या है, कॉस्ट इंप्लीमेंटेशन होती है, ज्यादा कीमत आती है, अपॉर्चुनिटी जो होती है वो मिसयूज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैंने प्रोलॉन्ग्ड लिटिगेशंस होती है, रेपुटेशन डैमेज होती है। अगला पॉइंट आता है सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखो सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जहां पर एक कंपनी जब कोई भी इंडस्ट्री लगा रही है, मान लो फॉर एग्जांपल XYZ एक आदमी है जो एक कंपनी लगाना चाहता है ABC लिमिटेड करके किसी एक जगह पर, उस जगह पर अगर वो कंपनी लगाता है तो गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हो तो यहाँ पर लोगों को नुकसान होगा। मान लो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो बट वातावरण को तो हानि पहुंचा रहे हो ना, तो आपको सोसाइटी के लिए भी और आपको वातावरण के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको बच्चों के लिए पार्क बनवा देना है, आपको सड़कें बनवानी पड़ेगी, थोड़ा सा इस तरीके का मतलब सोशल तौर पर काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बोलते हैं CSR यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कॉर्पोरेट रोल क्या होता है सोशल के प्रति, ठीक है। तो कह रहा है इनहैंस सोसाइटी एज सच प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। कह रहा है यहाँ पर सोसाइटी जो होती है वो इनहैंस करने के ऊपर, डेवलपमेंट करने के ऊपर बात करती है एक कॉर्पोरेट को, यानी कि एक कंपनी को, कि आपको अपनी कंपनी के साथ साथ थोड़ा सा सोशल का भी ध्यान देना है, लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देनी है। लोगों को थोड़ा सा क्या है कि अगर मान लो काम कर रहे हैं, आपकी यहाँ जॉब कर रहे हैं तो हाथ वाथ कट गया तो उसके लिए आपको उसका ESI वगैरह बनाना पड़ेगा, आप थोड़ा सा उसको PF वगैरह की सुविधा दो लोगों को, ठीक है। तो लोगों के वेलफेयर में मतलब वेलबींग में काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर आप लोगों के बीच में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप सोसाइटी के बीच में अपनी इंडस्ट्री इनहेंस करो। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के ऊपर बात करी गई कि इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन आपको ध्यान रखना है और सोसाइटी का भी। इन्वायरमेंट का कैसे कर सकते हो, आप इन्वायरमेंट के लिए पेड़ लगवा सकते हो, पौधे लगवा सकते हो, बगीचे फ्लावर गार्डन बनवा सकते हो, इस तरीके का। कह रहा है उसके बाद डेवलपिंग कम्युनिटीज जो होती हैं प्रमोट करनी है, लेबर्स को प्रमोट करना है। उसके बाद लिखा ऑफरिंग चैरिटीज, अगर कोई NGO है, कोई चैरिटी है, आप समाज सेवा करिए। अगर आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आप समाज सेवा करिए, आप लोगों में चैरिटी करिए, आप लोगों में कुछ डोनेट करिए, दान करिए, ठीक है। थोड़ा ऐसा लगे सरकार को कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है हेल्प होती है। अब यहाँ पर देखो इसके 3 पॉइंट है। पहला है एनवायरमेंटल, CSR सिर्फ 3 चीजें बोलता है कि पहला है एनवायरमेंटल कि आप एनवायरमेंट के लिए कुछ करो, दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंट की निभा दो, और उसके बाद आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी समाज के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए कुछ करो, ऐसा कुछ करो जो लोगों के लिए कुछ बेनिफिट में हो, उनके कुछ हित में काम आए। तीसरा आता है इकोनॉमिकल, आप इकोनॉमिकल तौर पे कुछ काम करो, ठीक है, जो इकोनॉमिक में काम आए, जो इकोनॉमिक को बूस्ट करे। अब इसके रोल की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंसी रखता है अपने अंदर, यानी कि पारदर्शिता। आप आर पार सब चीजें देख सकते हो क्लियरली कि कंपनी कितना ज्यादा सही है और कितना ज्यादा मिसगाइड कर रही है। दूसरा पॉइंट आता है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी इंगेजमेंट यहाँ पर बढ़ जाती है। स्टेक होल्डर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं वो तभी इंगेज होते हैं जब कंपनी का अच्छा खासा रेपुटेशन होता है। कंपनी की गुडविल अच्छी होगी तो अपने आप शेयर होल्डर भागे भागे चले जाएंगे, है ना। उसके बाद आगे लिखा है लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी। देखो ये सब चीजें मैं पॉइंट ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। लीडरशिप हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, देखो ये रहा अकाउंटेबिलिटी, कहाँ गया, ये रहा कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी हो गया, लीडरशिप हो गया, ये रहा शेयर होल्डर एक्टिविज्म, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है शेयर होल्डर एंगेजमेंट। बेसिकली पॉइंट्स को घुमा घुमा के बस लैंग्वेज चेंज करके सेम पॉइंट्स को दोबारा डाला गया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे CSR के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर क्या क्या रोल होता है और कौन कौन सी कुछ कंपनियां बताऊंगा ऐसी जो इसमें काम कर रही हैं आज के टाइम पर। पहली कंपनी है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप जो टाटा रतन टाटा की कंपनी है वो आज भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर रही है। दूसरा है यूनिलीवर, जॉनी लीवर कह रहा है,
यूनिलीवर है भाई, यूनिलीवर एक कंपनी है जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करती है। तीसरा है बैन एंड जेरी। बैन एंड जेरी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा टॉम एंड जेरी सुनने का, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है बैन एंड जेरी, ये भी CSR में हेल्प करती है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा लास्ट टॉपिक, गांधीजियन, यहाँ पे लिखा है गांधीयन ट्रस्टीशिप। गांधीयन ट्रस्टीशिप क्या होता है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है भाई सुनो। गांधीयन ट्रस्टीशिप, जैसे कि गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी बोलते थे कि अगर आपके गाल पे कोई एक साइड ऐसे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसे बोलते थे गांधी जी। और क्या बोलते थे, गांधी जी कहते थे कि अगर आपको कुछ करना है तो आप लोगों के लिए करिए, आप लोगों का हेल्प करिए, आप लोगों के लिए कुछ कर्जा माफ करिए, लोगों को रिलैक्सेशन दीजिए। अगर आपसे कोई इंटरेस्ट पे ब्याज पे कुछ पैसा लेता है तो आप उसको रिलैक्सेशन दीजिए, आप उसके पैसे कम करिए, आप उसको ब्याज कम करिए। आप अगर कुछ सेवा करना चाहते हो तो लोगों के लिए काम करो। तो वो क्या बोलते हैं कि हर काम जो कर रहे हो आप किसी के लिए करो, आप किसी के हित में करो। तो गांधी जी ऐसे बोलते थे, आदर्शवादी थे ना, तो वो इस तरीके की विचारधारा के, तो इसीलिए इसी चीज को देखते हुए गांधीयन ट्रस्टीशिप बनाया गया। लाइट चली गई है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना लाइटिंग। चलो विजिबल है, आप लोगों को सब दिख जाएगा। कह रहा है गांधी जी ट्रस्टीशिप क्या है, एक ऐसी ट्रस्टशिप है जहां पर गांधी जी के मोरल्स और गांधी जी के इथिक्स को आज भी फॉलो किया जाता है। उनके जो बात कही गई है, उनके आदर्शों पर आज भी चला जाता है, उसको गांधी जी ट्रस्टीशिप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देके छोटा सा समझाऊं, देखो एक ये लैंडर है, क्या है लैंडर, लैंडर यानी कि जमींदार, बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, सेठ आदमी है। और इसके नीचे ना ये 4 छोटे छोटे वर्कर है, ये क्या है 4 छोटे छोटे वर्कर है जो इसके नीचे काम करते हैं, ठीक है। अब जो ये 4 वर्कर इसके नीचे काम कर रहे हैं, अब ये काम करते हैं इसके नीचे और ये उसके बदले में इसको कुछ पैसा पे करता होगा। अब ये पैसा पे करता है और ये जमींदार जो है दिन बर दिन अमीर बनता जा रहा है और पैसे कमाता जा रहा है। किसकी मदद से, इन लोगों की मदद से, मेहनत की इन लोगों की, और धीरे धीरे ये बढ़ाता जा रहा है अपने बिजनेस को, साइज बड़ा करता जा रहा है। अब जब ये अपना बिजनेस बड़ा कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो इसको कुछ करना चाहिए ना। गांधी जी क्या बोलते थे, अगर आप 5 पैसा कमाते हो तो उसमें से आपको कितना 2.5 पैसा से ज्यादा, यानी कि 2.5 पैसा या उससे ज्यादा आपको दान पुण्य में लगाना चाहिए। अपने पास सिर्फ 1 पैसा रखो, बाकी 4 पैसा आप दान पुण्य कर दो। ये गांधी जी बोलते थे, पूरा दान कर दो, ठीक है। तो भाई गांधी जी के हिसाब से तो वो कहते हैं कि इन लोगों के डेवलपमेंट पे ध्यान दो जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं। यानी कि आप जो पैसा कमाते हो इनकी बोनस बढ़ाओ, इनको सैलरी दो, थोड़ा डिविडेंड पहुंचाओ, शेयर्स इशू करो, इन लोगों को ग्रो करने में हेल्प करो। अगर ये ग्रो होंगे तो आपका बिजनेस और जल्दी से बढ़ेगा। बट अगर आप ऐसा नहीं करते, इन केस अगर आप ऐसा नहीं करते और आप क्या करते हो, अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो बट इन लोगों की ग्रोथ नहीं देख रहे, तभी इन लोगों के दिमाग में ना थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा कि मालिक जो है ना बहुत अमीर है। हम एक प्लान बनाते हैं डकैती का, क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं डकैती का, और मालिक के घर जाकर रात में घोपचे में घेर लेंगे और मालिक को खत्म कर देंगे और उसकी जो सारी की सारी वेल्थ है, उसका जो सारा का सारा पैसा है, वो क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे। तो गांधीयन ट्रस्टीशिप ये बताती है कि अगर आप गवर्नमेंट जो है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप कर रही है और वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचती, तो एम्प्लॉयज के अंदर ऐसे दुर्व्यवहार वाली दुरुस्त सोच आ जाती है, इसको बोलते हैं खराब सोच आ जाती है। वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं उल्टा सुल्टा जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर आप कुछ भी कमा रहे हो, अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, तो आपको उसके साथ साथ दूसरे लोगों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। उनको भी प्रमोट होने का चांस दो, उनको भी वो चांस दो ताकि वो आगे उन्नति कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉय है, उसका प्रमोशन क्यों किया जाता है, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव सोच ना आ जाए जिससे वो ये सोचने लगे कि भाई मेरी उन्नति तो नहीं हो रही, मैं बार बार वही 10,000 रुपए की सैलरी पे टिका हूं, बट जो मालिक है उसका टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आज तक हमारे बारे में नहीं सोचना। तो वो एक टाइम पर या तो कुछ उल्टा सोचेंगे कि हम या तो जॉब छोड़ दें या तो मालिक को मार के लूट ले, ठीक है। तो वो ऐसा ऐसा सोचने लगेंगे। तो ऐसी सोच को बोला जाता है हटाने के लिए ये गांधीयन ट्रस्टीशिप लाई गई थी। समझ आया बेसिक मोटिव, बहुत अच्छे। आगे लिखा है इसके अंदर, कह रहा है कि इसमें हमने क्या बताया था, गांधी जी के मोरल्स की वैल्यू और जो प्रमोट करते हैं गांधी जी मैसेज, गांधी जी जो आदर्शवादी अपने जो मैसेज थे वो लोगों तक पहुंचाते थे। वो मैसेज क्या थे, जैसे कि कोई कंपनी है, वो भी कोई सिक कंपनी है, सिक कंपनी यानी कि बीमार कंपनी है। कोई भी ऐसी कंपनी जो बहुत बीमार है, जो बिल्कुल खराब है हालत, जिसके पैसे नहीं है, फंड्स वगैरह नहीं है, इक्विटी नहीं है, डेप्ट बहुत ज्यादा लोन है उसके ऊपर, ठीक है। कह रहा है ऐसी कंपनी के रिटर्न्स को विदाउट
सैक्रिफाइसिंग, माफ कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उनके रिटर्न्स वगैरह जो हमें उनके लोन से डेप्ट है थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए उनको, ठीक है। कह रहा है अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय है जो भी इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, आपका कोई सप्लायर हो सकता है, सोसाइटी या कोई कम्युनिटी का बंदा हो सकता है, जो काफी बहुत ज्यादा सिक है, हालत खराब है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। हेल्प मतलब कि एथिक्स मोरल उनके यही कहते हैं कि हेल्प करो, आगे लोगों को बढ़ाओ, तो आपको भी आगे सुकून मिलेगा, ठीक है। अब इसके की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपको वेल्थ प्रमोट करनी है, लोगों पे ट्रस्ट विश्वास दिखाना है, बिजनेस को आप कंडक्ट ऐसा करोगे जो कि इथिकल होना चाहिए, बिजनेस को इथिकल तौर पे कंडक्ट किया जाए, सोशल वेलफेयर करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो। रोल क्या है सीजी में? पहला लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा लिखा है पोजेशन अप्रोच, एसेट्स को लेकर, ठीक है। अब पोजेशन अप्रोच है और पहला लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपको समाज के लिए भलाई करनी है, ये दायित्व है। फिर आता है बेनिफिट्स। इसके बेनिफिट्स क्या है? सोशल बेनिफिट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, धीरे धीरे ग्रोथ करो, इनहेंस करो रेपुटेशन, बिजनेस की इनहेंस करते रहो, जॉब सेटिस्फेक्शन दो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, लोगों को एम्प्लॉय बनाओ, लोगों को काम दो, ठीक है। तो ये सारे काम है गांधीयन ट्रस्टीशिप के, समझ आया? तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट 3 में मैं बोल रहा था आने वाला, बट वो नहीं आएगा क्योंकि मैंने सारा इसमें कवर करा दिया आज की वीडियो में। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो आज मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में, सॉरी अगला पार्ट कह दिया, अगले चैप्टर के साथ। अगले चैप्टर की वीडियो जल्दी में डाल दूंगा, यानी कि चैप्टर 3 ये खत्म हो गया है, चैप्टर 4 की वीडियो जल्दी आएगी। भाई 3 दिन तक मुझे थोड़ा सा अनवेल फील हो रहा था, इतनी ज्यादा तबीयत थोड़ी सी खराब थी, ठीक है। तो आइस का इशू था, रेड हो रही थी, इस वजह से वीडियो मैंने डाली नहीं थी। तो आई होप वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप वीडियो पे अच्छे खासे लाइक करते हो, लगेगा मुझे आगे वीडियो आपको चाहिए, तो मैं जल्दी से जल्दी और कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले आप लोगों की बुक कंप्लीट करवा दूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग। अब आप इसको उतार लो, और अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो वो जाके इस नंबर पे मैसेज कर देना कि नोट्स बाय करने हैं, सारे चैप्टर्स के नोट्स रेडी है व्हाट्सएप पे, मिनिमम प्राइस 150 जाके ले सकते हो, ठीक है। अब आप इसको उतारो, बाय बाय।